उत्तराखंड की धामी सरकार जल्द ही राज्य में यूसीसी कानून लागू करने वाली है, लेकिन उससे पहले ही उत्तराखंड के कई मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। देवभूमि उत्तराखंड में बीजेपी की पुष्कर धामी सरकार के यूसीसी नियमावली को मंजूरी देते ही इस पर सियासत और तेज हो गई और कई मुस्लिम संगठन यूसीसी लागू करने के विरोध में उतर आए। उत्तराखंड मुस्लिम संगठन के अध्यक्ष नईम अहमद ने यूसीसी की नियमावली पर विरोध जताया और निकाय चुनाव के दौरान के लिए फैसले को आचार संहिता का उल्लंघन बताया। अभी आचार संहिता मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, प्रदेश में निकाय चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में क्या ये ग्रॉस वायलेशन नहीं है मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट का? नईम अहमद ने बीजेपी पर यूसीसी को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया और इस कानून को कोर्ट में चुनौती देने का दावा किया। ये संविधान के विरुद्ध है, हम इसका विरोध करते हैं, संवैधानिक तरीके से इसका विरोध करते रहेंगे और इसको माननीय न्यायालय में इसको चैलेंज करेंगे। माना जा रहा है कि उत्तराखंड की धामी सरकार 26 जनवरी से राज्य में यूसीसी कानून लागू कर सकती है, लेकिन मुस्लिमों समेत कई लोग धामी सरकार के इस फैसले से नाखुश है। हमारे हिंदुस्तान में हर मजहब के लोगों को हर तरह के से जीने की इजाजत है, लेकिन अब आप जो है नए कानून पास कर रहे हो तो उससे तो देखो जनता को विरोध हो गई। यूसीसी जो है वो हमारे हिसाब से संविधान विरोधी है, भाजपा देश विरोधी है। यूसीसी का हम विरोध करते हैं और हम माननीय कोर्ट की शरण में भी जाएंगे और अगर सड़कों पर आना पड़ा इसके विरोध में तो सड़कों पर भी आएंगे। धामी सरकार अगर गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड में यूसीसी लागू करती है तो उत्तराखंड ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य होगा। अब बात माफिया अतीक अहमद के उस बेटे की करेंगे जो प्रयागराज के बाल सुधार गृह में 221 दिनों से बंद था। अब एहजम को पढ़ाई के लिए कोलकाता भेज दिया गया है, जिसकी सुरक्षा ममता बनर्जी की पुलिस करेगी। क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी या तो पुलिस एनकाउंटर में मारे गए या अतीक अशरफ की तरह दुश्मनों की गोली का शिकार हो गए, लेकिन इस हत्याकांड के कुछ और किरदार भी हैं, जिसमें बमबाज गुड्डू मुस्लिम, अतीक की बेगम शाइस्ता और बालगृह से आजाद हुआ अतीक का बेटा एहजम, जो प्रयागराज बालगृह में बंद था। अब एहजम राजनीति पढ़ने कोलकाता पहुंच चुका है। ममता सरकार एहजम को सुरक्षा देगी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका के बाद फैसला लिया गया है। दरअसल अतीक के परिवार ने एहजम को यूपी से बाहर भेजने की पहले से तैयारी कर ली थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ाई को लेकर अतीक के बेटे के पक्ष में फैसला सुनाया और अब एहजम कोलकाता पहुंच गया है। ऐसे में सवाल उसकी मां शाइस्ता परवीन को लेकर भी उठने लगे, क्योंकि शाइस्ता पर यूपी पुलिस को कोलकाता भागने का शक है। लेडी डॉन पर यूपी पुलिस 50,000 रुपए का इनाम रख चुकी है, तो वहीं गुड्डू मुस्लिम कोलकाता से ही दुबई भाग चुका है। उमेश पाल हत्याकांड में दोनों फरार चल रहे हैं, यानी प्रयागराज कांड में फरार अतीक की बेगम और अतीक के बमबाज का कोलकाता से पहले ही कनेक्शन सामने आ चुका है। ऐसे में अब अतीक का बेटा भी कोलकाता पढ़ाई करने पहुंच चुका है। महाराष्ट्र में भले ही इलेक्शन गुजर गया हो, लेकिन जोड़ तोड़ के दांव और दावे अभी भी चले जा रहे हैं। पहले उदय सामंत का बयान और अब शिंदे की पार्टी को लेकर संजय राउत के दावे ने नई हलचल पैदा कर दी है। अब सवाल ये है कि क्या महाराष्ट्र में खेला अभी बाकी है, क्योंकि दावे और दाव इसी ओर इशारा कर रहे हैं, जिनमें शिवसेना के दोनों गुट के 2 नेताओं का दावा हैरान करने वाला है। पहले शिंदे के नेता उदय सामंत ने दावा किया कि उद्धव गुट के कई नेता संपर्क में हैं, जल्दी उद्धव की पार्टी फिर टूटेगी। तो अब संजय राउत ने ये कहकर सनसनी फैला दी कि शिंदे की पार्टी अमित शाह के दम पर चल रही है। जिस दिन शाह पावर में नहीं रहेंगे, शिंदे की पार्टी टूटेगी। यानी दोनों धड़े एक दूसरे को तोड़ने का दम भर रहे हैं। आपकी पार्टी जो है वो अमित शाह जी की मेहरबानी के ऊपर चल रही है। आपका क्या है? आप आपकी पार्टी सुनो, जब तक अमित शाह पावर पे तब तक शिंदे की पार्टी चलेगी, बाद में आप सबका लटकता भटकता आत्मा होने वाला है। संजय राउत ने न सिर्फ शिंदे गुट को भड़काने और डराने वाला दाव चला, बल्कि ये कहकर अपना बचाव भी किया कि बेईमान अब पार्टी से जा चुके हैं। शिवसेना अभी टूटेगी, जो टूटने वाले थे वो बेईमान चले गए। उसमें एक राहुल शेवाड़े है, एकनाथ शिंदे है, अजित पवार है। अब जो बचे हैं वो बहुत ही लॉयल ईमानदार लोग हैं जो पार्टी में बचे। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में सत्ता का सेंटर तो तय हो गया, अब एक है, लेकिन सत्ता की लड़ाई में कितनों की कुर्बानी अभी बाकी है। कौन से खेल और कौन से खिलाड़ी अभी पाला बदलने वाले हैं, कुछ भी कहना जरा मुश्किल होगा। सैफ अली खान को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, लेकिन एक्टर सैफ पर हमले का आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद आज फिर सैफ के घर में दाखिल हुआ, लेकिन इस बार उसे मुंबई पुलिस अपने साथ लेकर आई थी क्राइम सीन रिक्रिएट करने। आरोपी को लेकर मुंबई पुलिस सैफ अली खान के घर पहुंची, जहां पूरे वारदात का सीन रिक्रिएट किया गया। मुंबई पुलिस की टीम करीब 1 घंटे तक सैफ के घर में रही और एक जानकारी जुटाई गई। सैफ के घर से निकलकर मुंबई पुलिस आरोपी को लेकर बांद्रा रेलवे स्टेशन भी गई। पुलिस आरोपी से यह जानने की कोशिश कर रही है कि वारदात को अंजाम देकर वो कैसे भागा, बांद्रा स्टेशन कैसे पहुंचा।
पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सैफ की बिल्डिंग में घुसते वक्त आरोपी किसी भी कैमरे में नजर क्यों नहीं आया और वो सैफ के घर में कैसे घुसा। रिक्रिएशन के दौरान कुछ पुलिसकर्मी सीसीटीवी कंट्रोल रूम में भी मौजूद थे, ये देखने के लिए कि कैसे बिल्डिंग में घुसने पर सीसीटीवी में बिना कैद हुए आरोपी हमला कर सकता है। इस दौरान पुलिस ने उसे ठीक उसी तरह से बैकपैक भी पहनाया था जैसा उसने वारदात के दिन पहना था। सैफ के घर के बाद पुलिस आरोपी को लेकर बांद्रा रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन भी पहुंची। इस बीच 6 दिन बाद आज सैफ अली खान को अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है। फिलहाल मुंबई पुलिस ने जांच तेज कर दी है और इसी के चलते आज सुबह क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। यूपी एसटीएफ ने आज 15 सालों के इतिहास का सबसे बड़ा एनकाउंटर अंजाम दिया और रात के 2 बजे 4 बदमाशों को खत्म कर दिया। करीब 40 मिनट तक दोनों तरफ से 30 राउंड गोलियां चली और एसटीएफ ने कग्गा गैंग के 4 बदमाशों को मार गिराया। मारे गए बदमाशों में 1 लाख का इनामी अरशद भी शामिल है। दावा है कि 15 सालों में यूपी में ये सबसे बड़ा एनकाउंटर है और इससे पहले 2004 में जौनपुर में बावरिया गिरोह के 8 बदमाश एक साथ मारे गए थे। यानी यूपी एसटीएफ ने 15 साल बाद एक साथ 4 खुखार अपराधियों का खल्लास कर इतिहास बना दिया। लेकिन ये एनकाउंटर एसटीएफ के लिए भी आसान नहीं था। 4 बदमाश मारे गए तथा इस दौरान हमारा एक इंस्पेक्टर सुनील भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दरअसल एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि अरशद अपने साथियों के साथ झिंझाना थाना क्षेत्र से गुजरने वाला है। खबर पुख्ता थी, लिहाजा एसटीएफ ने जाल बिछाना शुरू कर दिया। तभी तय समय पर एक कार की एंट्री हुई, लेकिन जैसे ही जवानों ने उन्हें रुकने का इशारा किया, बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि एसटीएफ इंस्पेक्टर सुनील घायल हो गए। बस फिर क्या था, एसटीएफ की बंदूकों ने भी आग उगलनी शुरू कर दी और नतीजा 4 बदमाश यमराज के पास पहुंच गए। मारे हुए बदमाशों में से एक की पहचान अरशद के रूप में हुई है और इस पे 1 लाख का इनाम था और ये 29 नवंबर को बेहट थाना जो कि सहारनपुर जनपद में है, वहाँ एक रॉबरी में वंचित चल रहा था। अब जरा मारे गए बदमाशों की कुंडली भी देख लीजिए। पहला नाम है अरशद, 1 लाख का इनामी, 17 केस दर्ज जिनमें 5 हत्या के। यूपी और हरियाणा में इसने डकैती की कई वारदातों को अंजाम दिया। दूसरा बदमाश है मंजीत, 2021 में हत्या की थी। कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई थी। 40 दिन के पेरोल पर छूटने के बाद से फरार था। जिस तीसरे बदमाश को एसटीएफ ने ढेर किया उसका नाम सतीश है। पिता दरोगा थे। सतीश का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। सूत्र का दावा है कि सतीश पुलिस का मुखबिर था लेकिन मारा गया, जबकि चौथे बदमाश की पहचान उजागर नहीं की गई। यानी अपराध के अंत का वो ऑपरेशन आधी रात में चलाया गया कि दशकों से आतंक का पर्याय बने कागा गैंग का गेम ओवर हो गया। यानी एक रात एक एनकाउंटर और पूरा कग्गा गैंग साफ। लेकिन हैरत की बात यह है कि एनकाउंटर पर अब सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष अपराध के खात्मे के योगी मॉडल को कटघरे में खड़ा कर रहा है। सत्ता में आते ही योगी की पहली शपथ अपराध का खात्मा था। भरे विधानसभा में योगी ने अपराधियों को मिट्टी में मिलाने की सौगंध खाई थी। जब इसी सौगंध को पूरा करने योगी फोर्स बदमाशों के पीछे दौड़ी तो पूर्वांचल से पश्चिम तक बड़े बड़े अपराधियों और माफिया यमराज के पास पहुंच गए और यही अंजाम शामली में कग्गा गैंग का हुआ। लेकिन माफिया के मिट्टी में मिलने पर विपक्ष को मिर्ची क्यों लग रही है, कोई नहीं समझ पा रहा। देश में चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बहुत सी जगह इनकाउंटर करना एक फैशन हो गया और फेक इनकाउंटर। मैं मुंबई से हूँ, मुझे इनकाउंटर क्या होता है हमने हमारे आंखों से देखा है। योगी जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और मैं कह सकता हूँ माफिया राज की तो कोई जगह नहीं है योगी सरकार में। यानी विपक्ष सवाल उठा रहा है तो योगी के मंत्री डंके की चोट पर कह रहे हैं अपराध का अंत ऐसे ही होता रहेगा, क्योंकि अपराध के खिलाफ योगी मॉडल को जनता भी खूब पसंद करती है। यही वजह है कि 2017 से दिसंबर 2024 तक यूपी में 217 अपराधी मारे गए। वहीं पुलिस ने 7,799 बदमाश को पैर में गोली मारकर घायल कर गिरफ्तार किया। अपराधियों की 140 अरब से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली गई। यानी सियासी विलाप की फिक्र किए बिना योगी फोर्स का अपराध की सफाई का मिशन जारी है और ये तब तक नहीं रुकने वाला जब तक एक एक अपराधी या तो यूपी के बाहर नहीं भाग जाता या फिर जेल में नहीं पहुंच जाता।